उसने इस चीज का प्रचार कर दिया इमरान खान की तरह माशरे में, तो उस वक्त के हुक्मरानों ने आज के हुक्मरानों की तरह कहा कि सुकरात, तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, मगर कोई और मीडियम होगा, तो लोगों ने कहा कि तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और उसको सजा दी, जैसे खान साहब को डील्स की ऑफर दी कि तुम या तो शहर छोड़ो या जहर पी लो। तो इमरान खान को भी यह ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। वो मरने के लिए तैयार है। सुकरात को जहर पीना पड़ा, मगर उसने भी अपनी कौम का साथ दिया। किसी को याद है सुकरात को सजा किसने दी थी? वो मट्टी में मिल गया, नाम भी नहीं पता किसी को। और आजकल जो लोग हैं जो इमरान खान को सजा देने की नियत करते हैं और सजा देने की कोशिश की है और झूठी सजाएं दी हैं, उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा, उनका नाम इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुकरात के बाद, अच्छा मैं तो, मेरे भाइयों, आप वकील हैं, कानून की किताबें पढ़ते हैं, मैं एक आम आदमी हूं, कानून की किताबें तो नहीं पढ़ता, मगर आप जैसे लोगों ने मुझे मुंतखब करके, जैसे यहाँ भाइयों को मुंतखब करके मुकन्नना में भेजा, कानून बनाने के लिए भेजा, उस मुकन्नना में भी मेरे दोस्तों आप ये सोचो कि मुझ जैसा आम आदमी क्या सोचता है। मेरा इंस्पिरेशन कानून का कहां से आता है? तो मेरा इंस्पिरेशन कानून का आता है अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से, और कहीं से नहीं आता। और जो आपने पहली सूरत यहाँ तिलावत की, अलम नशरह लक सदरक व वदाअना अन्का विज़रक, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नबी, नबी को कहता है कि क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला इल्म के लिए? फिर नबी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे कमर पर से वो बोझ नहीं हटाया जो तुम्हारी कमर झुका रहा था। और फिर अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा चर्चा कर दिया जनाब। और आज तक दुनिया के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है। तो मैं भी ये समझता हूं कि मेरी कौम पर भी बोझ है, हमारी कमर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मगर मेरे अल्लाह का जो पैगाम है कि वही ये बोझ हटाएगा। और रफ़अना लका ज़िक्रक, और आपका नाम मेरे नबी के नाम के नीचे कहीं ना कहीं छोटों के अंदर उन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस रास्ते के अंदर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने रास्ता तलाश किया, वो किसी को कहीं नामजद करते थे, जैसे ये मेरे MNAs और MPAs इलेक्ट हुए हैं, तो जब ये जाते हैं कहीं तो इनको हल्फ लेना पड़ता है किसी चीज पर। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि तुम्हें मैं वहां जब भेज रहा हूं, तुम ये बताओ कि तुम कैसे फैसले करोगे? तो लोग फरमाते थे कि जी हम कुरान की बुनियाद पर फैसले करेंगे, जो कानून है, जो सबसे बड़ा कानून है, हम कुरान की बुनियाद पर फैसले करेंगे। फिर पूछते थे उसके बाद, तो फरमाते थे कि जी जो आपको देखा करते हुए और आपका इंटरप्रिटेशन कुरान का, उस पर फैसले करेंगे। फिर उसके बाद तो फिर लोग फरमाते थे कि जी हम अपनी क्लास से फैसले करेंगे, मगर इन उसूलों के पाबंद होकर फैसले करेंगे, उसूलों के पाबंद होकर फैसले करेंगे, इंसाफ करेंगे। और आजकल की अदालतों का इंसाफ आप देख लीजिए कि इलेक्शन PTI लड़ती है, उसका सिंबल भी ले लेते हैं, मजबूर करते हैं, वो कोई और पार्टी ज्वाइन करती है। फिर जो औरतों की नशिस्तें हैं, वो अजीब फैसला कि न तुम्हारी है न तुम्हारी है, ए भाई तुम आ जाओ, तुम्हें दे देते हैं। ये कोई फैसला है यार? दुनिया की तारीख में इस तरह से जाएगा कि न तुम्हारा, तुम क्लेमेंट हो, न तुम क्लेमेंट हो। दो माए बच्चे को भी क्लेम कर ले तो वो कहेंगे नहीं नहीं तुमने क्लेम किया, एक औरत है खातून, तुम आओ तुम्हें देते हैं हम ये बच्चा। शर्म आनी चाहिए ऐसे फैसलों पर। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि फिर मुसलमानों क्या कानून बना कहां? देखो, हर चीज का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान ने उसूल ले डाउन किए, विरासत के उसूल ले डाउन किए, हर चीज के बड़े बड़े उसूल ले डाउन किए। सच बोलने के लिए कहा है कि सच बोलो,
और कुरान के ऊपर सबसे पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस अल्लाह शुरू इस बात से करता है कि इस किताब में झूठ नहीं। लोगों, नबियों पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, तकवा खुदा खौफी करो। और फिर उसके बाद वो अपील करता है जो मैं आपसे अगर मौका मिला तो उस पर वजाहत करता हूँ। अल्लाह पहले ही फरमा देता है कि इस्लाम का मतलब क्या है। वो कहता है, माल और दौलत का जिक्र भी नहीं करता, वो कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो तुम्हें रिस्क दिया है वो शेयर करो। माल और दौलत तो बात की बात है, ये तकलीफ जो है इंसानों के हवाले से मेरे नबी ने नबूवत से पहले यही तकलीफ पाली, ये है इस्लाम। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम के माने सुम सलात है, तो अल्लाह भी फरमाता है, मगर सुम सलात अल्लाह की तारीफ ये जर्रा जर्रा करता है। अल्लाह को कोई तारीफ करने के लिए इंसान पैदा करने की जरूरत नहीं थी, जर्रा जर्रा तारीफ करता है। तो ये जो कुरान, ये तालीमात आई, ये सिर्फ इसलिए आई कि मैं अच्छा सलूक करूं, आपके साथ अच्छा सलूक करूं, माओ बहनों के साथ, रिश्तेदारों में, विरासत में, दोस्तों के साथ, अपने मुल्क के साथ। योर होल, आपका सारा मजहब इसके अंदर पिन्हा है। मेरे नबी मक्की दौर सारा इसमें गुजरा है। रियासत कब आई? रियासत जब आई कि जब 50 लोग थे, इंसाफ करना था, तो लोग भरोसा करते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं वो आपको इंस्पिरेशन बता रहा हूं जो इमरान खान ने पाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाली, जो मैंने पाली और आप पालते हैं। इनको अल्फाज के अंदर मैं ढालना चाहता हूं ताकि हमारे पैर मजबूत हैं और मजबूत होते चले जाए। 90% कौम आपके साथ है। ये जो लूट मार का तबका है, ये जो एलीट कैप्चर है, ये आपकी मुखालिफत करता है। इमरान खान जब 2011 में कहता था, जब एक सीट भी नहीं थी, कि ये सब लोग हमारे खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे, किसी को यकीन नहीं आता था, मगर आज तमाशा देख लिया। सारा करप्ट माफिया इकट्ठा है, सारा जिसने बदमाशी के साथ, हरामखोरी के साथ माशरे के अंदर माल और दौलत बनाई है, वो सब आपके खिलाफ है। तभी उसकी जो हुकूमत है उसको गिराया गया। दुनिया उसके खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ। फिर मैं आपसे कहता हूं, फिर कानून कहां बना? ये रियासत का कानून कहां बना? ये जब बना जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए और नंबर्स बढ़ने लगे। जब नंबर्स बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। उसूल मौजूद है, स्टेट बनी, मगर स्टेट की बुनियाद हमदर्दी पर, औरतों की विरासत पर, पिसे हुए तबके के साथ रहना, बूढ़ों का ख्याल करना। ये जो स्पिरिट है जो आज आप गजा में देखते हैं पामाल होती हुई, ये पाकिस्तान में पामाल हुई। औरतों बच्चों को किस तरह से किया गया। मैं जितने वर्कर से मिला हूं, उनके खानदान से मिला हूं, एक हर घर की कहानी है। और मुझे तो आज गुजरांवाला आकर ये ख्याल आया कि अगर लाहौर के आप म्यूजियम में जाएं तो एक पाकिस्तानी खातून का, लड़की का नाम आपने सुना होगा, शर्मीन उबैद चिनॉय। शर्मीन ने लाहौर म्यूजियम के अंदर जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के नीचे है, उसमें जो पार्टीशन के वक्त लोगों ने कुर्बानियां दी, उनकी रिकॉर्डिंग्स, वर्बल रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रखी। और अजीब अजीब कहानियां हैं कि मैं कहाँ से चली, कहाँ गई, क्या हुआ मेरे साथ, और मैं पाकिस्तान आई, लोगों ने कैसे हिम्मत बनाई। उनके खानदान उन बातों को याद करते हैं। तो मैं जहां जहां गया, हर घर की कहानी अलग थी। एक घर की कहानी ये थी, बच्चों और बुजुर्गों, एक घर की कहानी ये थी कि एक लड़की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के प्रोटेस्ट में गई, उसके पास सिम उसकी माँ का था। उसकी माँ को उठाकर ले गए 5 महीने के। उसकी माँ को गिरफ्तार रखा और उसकी माँ कहती है मैं तो वोटर थी। मैं बताऊं तब्दीली क्या आई? उसकी माँ कहती है मैं तो वोटर थी, अब मैं इमरान खान के लिए जान देने के लिए खड़ी हूं। खैर मैं वो कहानियां आपको नहीं सुनाऊंगा, हर घर की कहानी। गुजरात, यहाँ फैसलाबाद की कहानियां हैं जो मैं अभी सुन कर आया हूँ। जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह से उनके अंदर बहादुरी बढ़ गई है, जिस तरह से इमरान खान ने कहा जाओ इनकी फिक्र करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून की जो रुदात है, फिर मुसलमानों के यहाँ कानून कैसे बना, जरा सा सुन लो। स्टेट ने नहीं बनाया कभी कानून। कुरान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना, साहबा इकराम की प्रैक्टिसेस और माशरे के अंदर मुफ्ती और काजी जो मेरे नबी ने अपॉइंट करना शुरू किए,
उनके पास मुकदमा जाता था कि जी मेरा और मेरे भाई का ये मामला है, मेरा और फलाने का ये मामला है, आप फैसला कर दीजिए। तो मुफ्ती जो फैसला करते रहे सल्तनत उस्मानिया तक, यानी आप फिल्में तो देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसके अंदर अर्तुगल भी चल रहा था। सल्तनत उस्मानिया जब तक खत्म नहीं हुई, जब तक कानून कभी रियासत ने नहीं बनाया। कानून की इंस्पिरेशन कुरान से थी और मेरे नबी से थी। सिर्फ काजी रियासत बनाते थे और काजी भी गड़बड़ हो जाते थे। हमारे यहाँ भी हो जाता है आप जानते हैं, हमारे यहाँ भी हो जाता है। तो मैं आपके सामने कहता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और इन सब लोगों ने रियासत के लिए जो कोशिश की, तो मैं आज आपके लिए वो चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ दूँ कि कायदे आज़म ने क्या कहा। अच्छा, अब इमरान खान अगर कहे कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो तो लोगों को तकलीफ होती है। भाई किस बात की तकलीफ? वो रिपोर्ट पाकिस्तान की है, अमेरिका की नहीं है। वो रिपोर्ट लिखी हमीदुर रहमान साहब ने, जस्टिस हमीदुर रहमान, बड़े दयानतदार जज थे, बड़ी कदर की पाकिस्तान ने उनकी, उनके बेटे की कदर की। जस्टिस हमीदुर रहमान आप वाकिफ हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आज। वो रिपोर्ट लिखी, हजारों लोगों ने गवाहियां दी, जैसे JIT बनती है, ये बनती है एक, और कभी पाकिस्तान ने उसको डिनाई नहीं किया। भुट्टो साहब ने उस वक्त ये महसूस किया कि पर्दा डालो चीजों पर। जिस भुट्टो ने पर्दा डाला उसके साथ आपने क्या किया? टांग दिया उसको। तो सिविलियंस तो पाकिस्तान की चीजों पर बैनुल-अक़वामी एतबार से पर्दा डालने की नियत करते हैं, मगर जब आप उन्हीं सिविलियंस को जो पर्दा डाल रहे हो अपनी बहादुर फौज के मामलात के ऊपर, उन्हीं को नंगा करते रहे, उन्हीं को परेशान करते रहे, उन्हीं को गद्दार करार देते रहे, उन्हीं को फांसी देते रहे, उन्हीं को अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारते रहे, और फिर एक मेरे इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएं, तो फिर वो कहता है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, उसे सीख लो, तो फिर ये भी तकलीफ होती है। तो कायदे आज़म ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि आपको पढ़कर सुनाऊं। जनाब अली, वो कहीं गायब हो गया, तलाश कर लूंगा, आप फिक्र मत करें, निकल नहीं जाएगा। एक सेकंड। जनाब कायदे आज़म ने कहा, और उनकी आवाज तो मैं नहीं तो बना सकता, मगर अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा। और उन्होंने किसको कहा? उन्होंने अपनी तकरीर में कहा आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में, और किस तारीख को कहा? 14 जून 1948 को कहा। उनको भी कुछ अंदाजा हो रहा होगा ना कि कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, बड़े जोर से कायदे आज़म बोलते थे, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज एंड देयरफॉर एनी कमांड और ऑर्डर, देखो हुक्म देते हैं, देखो किसको कह रहे हैं? फौजियों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कमांडर इन चीफ को कह रहे हैं। जितने आए बाद में, जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country. Great. फिर कहते हैं this is the legal position, do not forget. कायदे आज़म कह रहे हैं मुकदमा नहीं बन सकता है इसके ऊपर। This is the legal position, do not forget that the armed forces are the servants of the people. You cannot, do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted. ये कायदे आज़म, ये है बुनियाद पाकिस्तान की। अच्छा, दूसरी बुनियाद का क्या जिक्र है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारी कहानी आ गई कि इस्लाम इज द फर्स्ट बुनियाद, और फिर उसके बाद तुम आपस में रहने के तरीके कार तय कर लो। तो लिहाजा मैं आप वकला की तारीफ करना चाहता हूँ। ये जो हमारी कोशिश है रूल ऑफ लॉ की, ये नई नहीं है, इसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, मगर ये रूल ऑफ लॉ की जस्तजू इंसान 5-6 हज़ार साल से कर रहा है, माइट को जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा है, और हम भी आज खड़े हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि इसके खिलाफ फैसले होते रहते हैं, इसके खिलाफ सब कुछ होता रहता है। और ये जो आज कहा जाता है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर, कमाल है यार,
मेरे मुल्क के एतबार से दुनिया को कह रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, यहां हमारे जमहूरियत नहीं है, और वो जस्टिफाई कर रहा है। बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, वो कहता है कि जी ये हाइब्रिड हुकूमत है, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है। और क्यों हाइब्रिड हुकूमत है? टाइम लगेगा। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये कौन टाइम लगवा रहा है। सिकंदर मिर्जा ने अक्टूबर 1958 को अपनी तकरीर में कहा, सिकंदर मिर्जा ने जो यूजरपर शुरू के यूजरपर्स में से हैं अयूब खान के साथ मिलकर, उसने क्या कहा, और ये ख्वाजा नाम ये नहीं याद आ रहा, नाज़मुद्दीन नहीं, ख्वाजा साहब जिसने किताब लिखी है, खाबर मेहदी ने सिकंदर मिर्जा के ऊपर किताब लिखी है, उसमें वो कोट किया। सिकंदर मिर्जा साहब फरमाते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? इसलिए कि ये अनपढ़ है। तो आपके साथ मेरे भाइयों, इस सारी एलिट ने ये एहतमाम किया है कि हम में से अक्सरियत अनपढ़ है, क्योंकि वो आर्गुमेंट तो वहीं से चल रहा है ना। आपकी समझ में नहीं आएगी जमहूरियत, आप तो अपने हुकूक ही पहचान नहीं सकते। और मैं कहता हूं, आप जरा सोचो, इंसान कितनी अच्छी तरह से हुकूक पहचानता है। दो बच्चों के अंदर, आप अपनी औलाद के अंदर छोटे छोटे बच्चों को एक खिलौना दे, दूसरे को दो दे, वहां लड़ाई हो जाएगी। आप जानते हैं ना, इसमें इल्म की जरूरत नहीं। ये पंचायतें और ये हमारे यहाँ बनते थे तो उसके अंदर बुजुर्ग बैठकर इंसाफ करते थे, उनको तालीम नहीं दी, वो अनपढ़ थे बहुत सारी चीजों के अंदर। कुरान पढ़े हुए थे, स्पिरिट जानते थे, मगर अनपढ़ थे। तो सिकंदर मिर्जा ने कहा कि जी ये नहीं चल सकती, पहले तालीम, फिर मेच्योरिटी, फिर सब कुछ होगा। और आज क्या हाल है? ये सारी एलिट ने आपके साथ वही फार्मूला लगाया हुआ है। 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। 40% बच्चे मेरे दोस्तों आपके स्कूलों के बाहर हैं। मुझे और आपको क्यों पता नहीं कि ये साइफर पर बहस हो रही है ना, कभी तोशाखाना पर बहस हो रही है, कभी इद्दत पर बहस हो रही है। इन बेशर्मों ने तो कुरान के खिलाफ फैसले किए। कुरान क्या कहता है, इन्होंने क्या फैसले किए? शर्म तो इद्दत के मामले पर। तो जब यहां पर यह बहस हो तो वो गुर्बत है, और वो जो मुफलिसी है उसकी तो बहस ही नहीं, वो रैंकिंग किसी नहीं बढ़ती। टीवी वालों की, टीवी वालों से कहो कि इस बात पर बहस करनी है, उनको इससे रैंकिंग नहीं बढ़ती। आप आए, एतराज करें हुकूमत पर, दूसरा जवाब दे, आपस में गालियां दें एक दूसरे को, तो टीवी का धंधा चलता है। तो मैंने टीवी पर जाना छोड़ दिया। ये प्रेस अभी ले जाएगा तो ले जाएगा, मैं टीवी को कोई 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। इसलिए मुझे फोन करते हैं एंकर्स के लिए, आप दे दें। मैं कहता हूं अच्छा जी, हम आपकी पूरी बात चलाएंगे। तो मैं कहता हूं मेरी 1 घंटा अगर बात चलाई तुमने, तो 10 घंटे झूठ बोलोगे उसके ऊपर, तो मैं क्यों आपको मौका दूं? 1 घंटे की बुनियाद पर 10 घंटे 20 घंटे आप झूठ ही चलाते रहेंगे। तो लिहाजा इस झूठ का बोलबाला है। मैं ये समझता हूं कि सारी जद्दोजहद के अंदर ये मीडिया होपफुल करना और ये गद्दारी का मामला, मैंने कराची बार के अंदर ये बात याद दिलाई कि वली खान को गद्दार बनाया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया। उसने 40 पेजेस का, हैदराबाद ट्राइब्यूनल के सामने 40 पेजेस का अपनी एफिडेविट के अंदर ये कहा कि जी हम तो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान बचा रहे हैं। हमने जब ये मशरिकी पाकिस्तान का क्राइसिस हुआ था तो हमने कहा था जिनके पास मैंडेट है उनको हुकूमत दो, और हम आज भुट्टो से भी यही कहते हैं कि मैंडेट जहाँ है जिसका, उसको हुकूमत दो। ये जब की बात है जब इनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी बलूचिस्तान और केपी में, तो वो गद्दार हो गए। उसी जेल के अंदर फैज अहमद फैज साहब को जेल कर दिया, 3-4 साल रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल पोशनी ने, जो मेजर कैप्टन पोशनी था शायद, वो भी उनके साथ गिरफ्तार था, वो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। आप जिसको देखें गद्दारी का मुकदमा, तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो। अरे भाई, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का ठेकेदार कौन बन गया, कैसे बन गया? अवाम मेजॉरिटी में है, चंद लाख हमारी फौज है। फौज तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे मुल्क को डिफेंड करने के लिए है और करती रही है। ये जो फौज के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ बन जाती है, मामला और हिसाब की बात बदल जाती है। तो मैं जनाब अली, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बात की भी गुजारिश हुई कि भाई आप पॉलिटिकल यूनिटी पैदा करें, बिल्कुल सही मशवरा है। आप मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है। मैं जब कराची में था, मेरे भाई गौर से सुनो, मुझसे लोग कहते हैं मसला क्या है यार, तुम और एमकेएम वाले बैठ जाओ, मसले हल हो जाएंगे। मसला क्या है? वो कत्लो गारतगरी करते हैं, वो लूट मार करते हैं, वो डाका डालते हैं, वो आग लगाते हैं, वो लोगों को जान से हजारों को मार दिया।
मसला क्या है, बैठ जाओ, मामला ठीक हो जाएगा। मैं उनके साथ भी बैठने को तैयार हूं, मगर उनका मोटिव ही कुछ और है। मगर अब भी मैं कहता हूं कि जो धांधली से इख्तिदार में आए, चलो उनको कोई अथॉरिटी दे दे। मैंने कल परसों ये मिसाल दी कि मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात करूं? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं बानी से तो बात नहीं करूंगा, बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं।